ओके, सो यूनिट नंबर 6 सॉफ्टवेयर कोडिंग, और पहला टॉपिक हमारा रहेगा सॉफ्टवेयर कोडिंग ओवरव्यू के अंदर गोल ऑफ सॉफ्टवेयर कोडिंग फेज, ये 2 नंबर का आ सकता है। और दूसरी चीज आज हम करेंगे कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस क्या होती हैं, तो ये 10 नंबर या 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, ओके, सो यूनिट नंबर 6 वंस अगेन सॉफ्टवेयर कोडिंग। लेट मी इंक्रीज द साइज, enlarge the screen. So unit number 6 में सॉफ्टवेयर कोडिंग, as you can see इन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इसमें हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर चैप्टर कर लिया है, डिजाइन के ऊपर चैप्टर कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, वो सारा का सारा किसके ऊपर बेस्ड है? कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, टेस्टिंग वाला हम इसमें बहुत कम करेंगे, टेस्टिंग वाला क्योंकि अगला चैप्टर भी है तो वहां पे हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा कोडिंग के ऊपर कि कोडिंग क्या होती है और किस तरह से करते हैं, व्हाट आर द गाइडलाइंस, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और हम जब कोई किसी स्टैंडर्ड या कोड लाइन को फॉलो कर रहा है कि या नहीं कर रहा है, उसे हम कैसे चेक करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं हम कोड, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में। पहला रहेगा हमारा गोल ऑफ सॉफ्टवेयर कोडिंग फेज। सॉफ्टवेयर कोडिंग फेज का गोल क्या होता है, ये सबसे पहले समझिए। कोडिंग फेज में हमारा मेन गोल क्या होता है कि to transform the design document into code in a high level language and then to unit test his code, this code आएगा, सॉरी, ठीक है, unit code this code। ओके, तो इसे मैं करेक्ट कर लूंगा। so this is the goal of coding phase या कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग फेज। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग द कोडिंग फेज द डिफरेंट मॉड्यूल्स आइडेंटिफाइड इन द डिजाइन डॉक्यूमेंट आर कोडेड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन। इससे पहले चैप्टर में आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, उसका नाम था डिजाइन डॉक्यूमेंट। वो डिजाइन डॉक्यूमेंट इस फेज को इनपुट होगा, लाइक दिस डिजाइन डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, वो इनपुट होगा इस फेज को। और इस फेज में इसके ऊपर हम क्या काम करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को हम देखते हुए क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे। ठीक है, और जो कोड बनेगा उसको हम टेस्ट भी करेंगे, और उस कोड को टेस्ट करने को सबसे पहले हम जो टेस्टिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। तो दिस इज द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर कोडिंग फेज। ठीक है, ये डायग्राम आ गया और ये रेक्टेंगल के अंदर इसका गोल आ गया। तो गोल क्या है इसका, जो डिजाइन डॉक्यूमेंट जो पिछले फेज में आपने बनाया था उसे हम देख के उसकी कोडिंग करेंगे, और कोडिंग करने के बाद उसके साथ ही साथ उसकी यूनिट टेस्टिंग भी करेंगे। तो आउटपुट क्या निकलेगी, यूनिट टेस्टेड कोड, एक ऐसा कोड जो कि यूनिट टेस्टेड है, उसके ऊपर टेस्टिंग कर रखी है, लेकिन कौन से वाली, यूनिट वाली। टेस्टिंग की टाइप्स होती हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज। ये 2 नंबर से ज्यादा आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक, कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। इसमें 2 चीजें हैं, वन इज कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड सेकंड इज कोडिंग गाइडलाइंस। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, आपने पाइथन में किया हुआ है, अभी आप जावा में भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं जिस तरह के आपके सिलेबस में है, दे आर कॉल्ड टॉय प्रोग्राम, खिलौने जैसे। ठीक है, जस्ट आप अभी सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज पे हो, राइट। तो उसमें हम ज्यादा स्टैंडर्ड और गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। बट अगर आप किसी अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनके अपने कोडिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग गाइडलाइंस होती हैं जिनको फॉलो आपको करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 2 अलग अलग पॉलिटेक्निक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर है। ठीक है, दोनों में अलग अलग स्टाफ है, दोनों
ही अपने अपने ढंग से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेरे कुछ और रूल्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा रहा हो सकता है वो किसी और ढंग से आपको पढ़ा रहा हो, राइट। तो कुछ एक कॉमन स्टैंडर्ड को हम दोनों को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दो क्लासेस से आपके लेने ही होंगे, हाउसेस लेना ही होगा, असाइनमेंट लेनी ही होगी, ये यहाँ पे भी होगा, सुंदरनगर में होगा। लेकिन कुछ एक होती है गाइडलाइंस, वो करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स हम मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो आती है गाइडलाइंस में। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन। स्टैंडर्ड हमेशा ही फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको 3-4 साल पढ़ाता ही रहूं, पेपर भी देना अपने 6 महीने बाद, वो आएगा स्टैंडर्ड में कि 6 महीने में कंप्लीट करना है। गाइडलाइंस कुछ और हो सकती हैं, जिसको फॉलो करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मीन मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वैसा ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीजें रहती हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग गाइडलाइन, ठीक है। कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइन में डिफरेंस क्या होता है? कोडिंग स्टैंडर्ड होता है मैंडेटरी, ये जरूरी है, मैंडेटरी फील्ड होती है ना, कई बार बोलते हैं ये मैंडेटरी फील्ड है, इसे भरना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंडेटरी होता है ना, ये जरूरी है, आवश्यक है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कोडिंग स्टैंडर्ड क्या हुए? लिस्ट ऑफ सेवरल रूल्स, कुछ एक रूल्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना ही होगा। कब? ड्यूरिंग कोडिंग, कोड लिखती बार, प्रोग्राम लिखती बार आपको वो रूल्स फॉलो करने ही होंगे, ठीक है। और आपने वो रूल फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा, एक एक्टिविटी रहती है, दिस इज कॉल्ड कोड इंस्पेक्शन, जो हम कल करेंगे। कोड इंस्पेक्शन में ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर ने उन कोड स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि नहीं किया है, उसको हम वेरीफाई करते हैं वहां पे। उसकी कंप्लायंस आपको देनी होती है। कंप्लायंस होता है अनुपालन करना, जैसे आपने कोई रूल बनाया, क्या उसको कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ कोड टू कोडिंग स्टैंडर्ड इज वेरीफाइड ड्यूरिंग कोड इंस्पेक्शन, जो हम कल पढ़ेंगे। ये था आपका कोडिंग स्टैंडर्ड। तो कोडिंग स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा? ये कुछ एक ऐसे रूल हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे प्रोग्राम लिखती बार, मैंडेटरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। दूसरी तरफ होते हैं, इट इज कॉल्ड कोडिंग गाइडलाइंस, ये कुछ सजेशंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप उनको फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो करें तो उतनी अच्छी बात नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। बट एक गुड प्रोग्रामर उन गाइडलाइंस को भी फॉलो करता है। जैसे अभी हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो गाइडलाइंस आपको सजेशन क्या दी जाती हैं कि अटेंटिव रहें, कॉपी पेन साथ में रखें, इधर उधर ना देखें, ध्यान उधर दें जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, ओके। सो ये दिस आर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, ओके। तो अब हम इनको बारीकी से करेंगे। सबसे पहले कोडिंग स्टैंडर्ड, व्हाट आर वेरियस कोडिंग स्टैंडर्ड्स? देखिए, एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी के अपने कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अपने ही गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन कुछ एक कॉमन है जिसको यहाँ पे लिखा गया है, जो बुक में मेंशन है। दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव कोडिंग स्टैंडर्ड या सिंपली कोडिंग स्टैंडर्ड। चार हैं, वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे अगली वाली स्लाइड में। फिलहाल एक बार देखिए, रूल्स फॉर लिमिटिंग द यूज ऑफ ग्लोबल्स। देखिए, आपने पाइथन में बहुत सारे फंक्शन देखे थे, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, या आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन की भी वहां पे बात की थी। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन से कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। वो कई तरीके से कर सकता है। वन ऑफ द वे इज बाय यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो ग्लोबली वैलिड है, ग्लोबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अमित कुमार का नाम का बच्चा IT फोर्थ में भी है, अमित कुमार का नाम का बच्चा फोर्थ कंप्यूटर में भी है, तो वो हो गया लोकल। अगर मैं कहूंगा अमित कुमार कंप्यूटर की क्लास में तो वो कंप्यूटर वाला होगा, अगर मैं कहूंगा IT क्लास में तो IT वाला होगा, क्योंकि नाम तो कॉमन है उन दोनों का। ये दूसरा होता है ग्लोबल, कि एक ही है, ठीक है, यूनिक होगा वो और दोनों में ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ टीचर, जैसे मेरा नाम पंकज है, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर वालों को पढ़ा रहा हूँ, IT वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ग्लोबल हो गया, सॉर्ट ऑफ। तो इसमें क्या कह रहा है, पहली जो गाइडलाइन होती है, पहली जो प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोग्राम लिखती बार, क्योंकि लंबे लंबे प्रोग्राम बने होते हैं, वो आती है यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल से। ग्लोबल वेरिएबल कम से कम यूज हो,
ये कहने का मतलब है, ठीक है। लिमिट करना है इस चीज को हमें। सेकंड इज स्टैंडर्ड हेडर फॉर डिफरेंट मॉड्यूल। जब मॉड्यूल आप बनाते हैं, मॉड्यूल मीन फंक्शन आप बनाते हैं, तो हेडर होता है उनका, ठीक है। तो उनका एक कॉमन से तरीका होता है उसको लिखने का, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा बेसिकली। थर्ड इज नेमिंग कन्वेंशन फॉर लोकल ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल एंड कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, वन इज कॉल्ड वेरिएबल, सेकंड इज कॉल्ड कांस्टेंट। वेरिएबल मींस जो वेरी करेगा, चेंज हो सकता है, और दूसरा होता है कांस्टेंट जो कि फिक्स है, ठीक है। दोनों ही आपके प्रोग्राम में यूज होते हैं। जैसे आपने लिखा a इक्वल टू 10, 10 इज कांस्टेंट, a इज वेरिएबल। वो कांस्टेंट की वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपने वो 10 जो है बहुत जगह यूज करना है, तो उसे आप कांस्टेंट बना के डिफाइन करके उसे यूज कर सकते हो। तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएं, चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल हो चाहे वो लोकल वेरिएबल हो, तो उसका जो नाम रखना है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ एक रूल्स हैं, कन्वेंशन हैं, सजेशंस हैं, जो हमने आईटी सॉरी थर्ड सेमेस्टर में भी पाइथन में पढ़ी थी, ठीक है। लास्ट इज कन्वेंशन रिगार्डिंग एरर रिटर्न वैल्यूज। जब भी कोई फंक्शन रन करता है उसमें एरर आने के चांस होते हैं। जब भी एरर आएगा तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसके रिगार्डिंग कुछ एक कन्वेंशन होते हैं। तो ये हैं 4 रूल्स जो हर प्रोग्रामर को फॉलो करने होंगे एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर काम करना है तो, ठीक है। अभी आपको ये ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप बीटेक करोगे या बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओगे, फिर ये आपको सारी चीज़ें फिर से रिव्यू करनी होगी। ओके, तो वन बाय वन इनको हम डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट इज रूल्स फॉर लिमिटिंग द यूज ऑफ ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल को कम से कम यूज करें। व्हाट आर द रूल्स? सीधा ये आपने याद रखना है, ये कुछ एक रूल्स होंगे। दीज रूल लिस्ट, ये लिस्ट करेंगे, कुछ एक बताएंगे हमें चीजें कि व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी डिक्लेयर्ड ग्लोबल एंड व्हाट टाइप कैन नॉट। ये हमें ये बताएंगे कि कौन सा डाटा आप ग्लोबल डिक्लेयर करो, कौन सा डाटा आप लोकल डिक्लेयर करो। उसके लिए कुछ एक रूल्स होते हैं। बस इतना इतना याद रखिए, आगे नहीं हो पाएगा कवर ज़्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या था? रूल्स फॉर लिमिटिंग द यूज ऑफ ग्लोबल। तो इन रूल्स में लिखा होता है कि कौन सा डाटा आपने ग्लोबल डिक्लेयर करना है, कौन सा डाटा आपने लोकल डिक्लेयर करना है, बस इतना। सेकंड इज स्टैंडर्ड हेडर्स फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं, उसका जो हेडर होता है उसके रिगार्डिंग ये क्या कुछ एक कॉमन चीजें रहती हैं जो होनी चाहिए हर एक मॉड्यूल के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो उसके बारे में ये यहाँ पे बता रहा है। द हेडर ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स शुड हैव स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट होना चाहिए, उसका तरीका होना चाहिए लिखने का, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा? ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए सॉफ्टवेयर आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बनाइए, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए व्हाट वी डू कि एक हम उसका जो फॉर्मेट रहेगा मॉड्यूल का वो हम फिक्स कर देंगे, स्टैंडर्ड कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करेंगे। उससे क्या फायदा होगा? अंडरस्टैंडिंग इजी होगी और उसकी मेंटेनेंस भी इजी होगी। अदरवाइज आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये चैप्टर नंबर 1 बताया कि मेंटेनेंस इज, मतलब इस कोड को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे एफर्ट पुट करने पड़ते हैं, 70% एफर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। एक अच्छे हेडर फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेम ऑफ द मॉड्यूल, ये तो होता ही है, जैसे आपने फंक्शन का नाम रख दिया ऐड, वो तो होता ही है, नाम तो होना चाहिए उस मॉड्यूल का, फंक्शन का, ठीक है। और डेट ऑन विच द मॉड्यूल वाज क्रिएटेड, वो डेट भी वहां पे मेंशन होनी चाहिए कि ये मॉड्यूल कब बनाया गया है, किसने बनाया हुआ है, ऑथर का नाम यानी कि डेवलपर का नाम, प्रोग्रामर का नाम। अगर वो पहले का बना था, आपने उसको मॉडिफाई किया, तो वो हिस्ट्री वहां पे लिखी हुई होनी चाहिए कि इस डेट को ये पहले बना था, फिर मैंने उसको ये चेंज किया है। साइनॉप्सिस ऑफ द मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के बारे में पूरा वहां पे लिखा होना चाहिए 2-4 लाइन में कि इस मॉड्यूल के अंदर काम क्या होगा। और डिफरेंट फंक्शन सपोर्टेड बाय द मॉड्यूल, उस मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन है जिसको वो सपोर्ट करता है उसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। और कौन कौन से ग्लोबल वेरिएबल को वो एक्सेस करेगा, उनको मॉडिफाई करेगा, ये भी यहाँ पे बताना होगा। तो ये था आपका स्टैंडर्ड हेडर फॉर डिफरेंट मॉड्यूल। थर्ड इज नेमिंग कन्वेंशंस फॉर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आइडेंटिफायर।
कुछ एक कन्वेंशंस हैं, कुछ एक सजेशंस हैं, एडवाइस वहां पे दी गई है कि जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल बनाएं, जब भी आप लोकल वेरिएबल बनाएं, जब भी आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करें, तो उसके कुछ एक रूल्स रहते हैं। जनरली यही रूल अच्छे प्रोग्रामर जो फॉलो करते हैं। अच्छी कंपनी में ऐसा ही होता काम। आपने एक वेरिएबल बनाया, अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है तो उसका नाम कैसा होना चाहिए? पहला लेटर कैपिटल। जैसे मेरे मान लीजिए वेरिएबल का नाम था आपका ग्लोबल डाटा, ग्लोबल डाटा, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा? पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, दूसरे वर्ड का भी पहला वर्ड पहला लेटर कैपिटल। तो क्या बनेगा? जी कैपिटल ग्लोबल, डी कैपिटल डाटा, ठीक है। जैसे आपने नाम रखा फर्स्ट नेम, तो एफ कैपिटल होगा, नेम का एन कैपिटल होगा, बीच में स्पेस नहीं होगा। तो इस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने लोकल वेरिएबल बनाना है, लोकल वेरिएबल का मतलब है उस ही फंक्शन में वो यूज होगा, बाहर कहीं यूज नहीं होगा। तो उसको लिखने का क्या तरीका है? पहला लेटर छोटा, दूसरा कैपिटल, दूसरा कैपिटल, ठीक है। लोकल, लोकल का एल, एल स्मॉल, एंड डाटा का डी इज कैपिटल। तो ये कुछ एक कन्वेंशन हैं, ठीक है, जो कि फॉलो की जाती है। अगर आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हो, मान लीजिए कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट डाटा, तो उसे कैसे लिखना है? कैपिटल में लिखना बच्चों, सारा सारा कांस्टेंट, कॉन्स्ट डाटा, कुछ भी शॉर्ट में। जैसे आपका कांस्टेंट है मान लीजिए पॉलीटेक्निक नेम, तो पूरा का पूरा आपने लिखना है POLYTECHNIC कैपिटल में, NAME नेम, इकट्ठा सिंगल वर्ड। अगर कांस्टेंट का नाम है कॉन्स्ट डाटा, तो इस तरह से लिखने का उसका तरीका है बच्चों। तो ये तीन तरह के आइडेंटिफाई रहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिनको हमें जो है केयर से उनका नाम जो रखना होता है, ठीक है। फोर्थ इज कन्वेंशन रिगार्डिंग एरर रिटर्न वैल्यू। जब भी कोई फंक्शन रन होगा तो वो कुछ ना कुछ वहां पे एरर आ सकता है, कुछ एरर कंडीशन वहां पे आ सकती है, ठीक है। उस चीज को कैसे रिपोर्ट करेगा वो फंक्शन? इन सिंपल वर्ड, हम क्यों चाहते हैं कि वो कुछ रिटर्न करे जब भी कोई एरर आए? क्योंकि उसके हमें क्या फायदा हो रहा है? रीयूजेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, रीयूज, फिर से यूज करना हो तो उसके लिए यहाँ पे हमें हेल्प मिल रही है। या फिर डिबग करना हो, आपके प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपने उस फंक्शन को डिबग करना है, डिबगिंग करनी है, तब वहां पे ये हेल्पफुल है। जनरली क्या रूल फॉलो करते हैं हम? फंक्शन में अगर कोई एरर आया है तो वो 1 रिटर्न करेगा। फंक्शन में अगर कुछ भी एरर नहीं आया है तो वो 0 रिटर्न करेगा। आगे आप लाइनक्स पढ़ोगे, लाइनक्स में जितनी भी कमांड हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0। तो वो भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। अभी से फंडामेंटल आप पकड़िए, कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन रन होगा तो वो कुछ एरर निकाल भी सकता है, नहीं भी निकाल सकता है। अगर निकाल रहा है दैट मीन्स वो 1 रिटर्न करे, अगर नहीं निकाल रहा है, वहां पे कोई भी एरर नहीं आया है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, 0 रिटर्न करे। 0 का मतलब कोई भी एरर नहीं, नील। 1 का मतलब है एटलीस्ट एक एरर वहां पे आया है। बस ये है 4 कन्वेंशंस। तो ये हमने चारों कर लिए। ये हमने कोडिंग स्टैंडर्ड कर लिए। अब हम कोडिंग गाइडलाइन के ऊपर जाएंगे बच्चों। कोडिंग गाइडलाइंस क्या होती है? ये कुछ एक और एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं जिनको आपको ये कहा जाता है कि इनको भी आप फॉलो करें। दे आर सजेशंस, और ये सभी फॉलो करें चाहे ना करें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। दीज आर नॉट मैंडेटरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गाइडलाइंस। तो क्या क्या गाइडलाइंस हैं? 6 हैव बीन मेंशन्ड इन योर सिलेबस, इन द बुक जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। फर्स्ट, डू नॉट यूज अ कोडिंग स्टाइल दैट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्रोग्राम बनाएं, बड़े से बड़ा, लंबे से लंबा, वो समझ में आना चाहिए, आपको ही नहीं औरों को भी। ऐसा प्रोग्राम ना लिखें जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, किसके लिए? समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है। ऐसा कोई कोडिंग स्टाइल ना अपनाएं, ऐसा कुछ कोड ना लिखें जो सिर्फ आपको ही समझ आ रहा है, ये कहा गया है, ठीक है। इसलिए ये आपकी मर्जी है, कहीं बोलता नहीं मैं, मेरे को लगता मैं तो अपने स्टाइल से कोडिंग करूंगा, तो वो करता रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप इनको फॉलो करें चाहे ना फॉलो करें। सो दीज आर कॉल्ड गाइडलाइंस, सजेशंस हैं, ये सुझाव हैं कुछ एक। सेकंड इज अवॉइड ऑब्सक्योर साइड इफेक्ट्स, ये आगे हम कवर करेंगे। थर्ड, डू नॉट यूज एन आइडेंटिफायर फॉर मल्टीपल पर्पसेज। नाम से पता लग रहा है एक आइडेंटिफायर का नाम रखा आपने, ए नाम का वेरिएबल बनाया एक फंक्शन के अंदर। ए नाम का वेरिएबल आपने दूसरे फंक्शन में भी बना दिया, तीसरे में भी बना दिया,
एक वेरिएबल को आप एक ही नाम दें एक ही जगह, दूसरी जगह अगर कोई आपको वेरिएबल बनाना पड़ रहा है तो नाम की हमारे पास कमी नहीं है, हमें दूसरा नाम उसे देना चाहिए। सेम नेम के दो आइडेंटिफायर ना बनाएं, सीधी सी बात है। कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, ये तो हमेशा रहता है। जब भी आप प्रोग्राम लिखें तो डॉक्यूमेंटेशन उसकी जरूर करें। हैश लगा के हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं पाइथन में, ठीक है। जावा में फॉरवर्ड स्लैश या स्लैश स्टार के थ्रू आप करते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन तो हमेशा रहेगी रहेगी बच्चों, ना करें तब भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दीज आर गाइडलाइंस। वंस अगेन, करें चाहे ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन करनी चाहिए। एक अच्छा प्रोग्रामर पूरे रूल फॉलो करता है, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट सारी बातें टीचर की सुनता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली। फिफ्थ इज लेंथ ऑफ ए फंक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 सोर्स लाइन। देखिए सोर्स लाइन का मतलब क्या है, जो आपका प्रोग्राम है पाइथन का, आपने 10 लाइन का प्रोग्राम बनाया हुआ है या 12 लाइन का आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो अब होना क्या चाहिए, फंक्शन की लेंथ 10 लाइन से ज्यादा ना हो, ये कहा गया है। ठीक है, अगर 10 लाइन से ज्यादा हो रही है तो आप उसे तोड़ के दो फंक्शन उसके बना सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेंथ ऑफ ए फंक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 सोर्स लाइन, 10 लाइन से ज्यादा का फंक्शन ना बनाएं। लेकिन कुछ एक बनाते हैं, कुछ एक 50-50 लाइन का ही बना लेते हैं, उनकी मर्जी है। बट दीज आर गाइडलाइन, वंस अगेन एज आई टोल्ड यू, ये आपकी मर्जी है, आप उसे फॉलो करें चाहे ना फॉलो करें। लेकिन इससे पहले जो हमने स्टैंडर्ड वहां पे देखे थे, कोडिंग स्टैंडर्ड, वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। लास्ट कोडिंग गाइडलाइन इज डू नॉट यूज गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने 10 लाइन लिखी है पाइथन में, प्रिंट 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 10 बार लिखा हुआ आपने, कुछ भी आपने प्रिंट करने की कोशिश की हुई है, तो जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे सिक्वेंशली वो रन होगा, ये मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। लेकिन गो टू स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, तो उसमें अनकंडीशनली आप किसी भी लाइन को कभी भी रन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 लोगों के पास जाना है और वो मैंने डिफाइन कर लिया है कि कहाँ कहाँ जाना है। आप पहले एक के पास गए, फिर अगला मैंने कहा नहीं अब तू वहां पे जा, कलकत्ता चला जा, तो कलकत्ता चला गया। फिर से मैंने बोला आप तो दिल्ली आ जा, दिल्ली आ गया। फिर मुंबई चला गया या फिर पटना चला गया। इससे बेटर अप्रोच क्या थी कि जो जो नज़दीक है पहले उनको कवर करें, कलकत्ता से पहले पटना आ जाए, फिर दिल्ली आ जाए, फिर नीचे को साउथ को चले जाए। मतलब एक साइड पे जितनी भी लोकेशन है उनको पहले कवर कर लें, फिर एक तरफ को चलते जाएं, सो दैट हमें पीछे ना हटना पड़े। ठीक है, लेकिन गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, कहीं पे भी कभी भी आपको जंप लगा सकती है। सो दिस इज वेरी डेंजरस। ठीक है, इससे आपका प्रोग्राम भी स्लो हो सकता है। तो ये कहा गया कि डू नॉट यूज गो टू स्टेटमेंट, फिर भी लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे प्रोग्राम बनाना इजी हो जाता है। कई बार जब लॉजिक ना बनना तो गो टू स्टेटमेंट से हम बाहर निकल जाते हैं लूप से, या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं। ठीक है, कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसकी सपोर्ट नहीं है, कुछ एक में है। सो ये हम बारी बारी करेंगे। सो फर्स्ट इज डू नॉट यूज अ कोडिंग स्टाइल दैट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस सिंपल सी बात है, ऐसा कोई प्रोग्राम ना लिखें, कोडिंग ना करें जो कि समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि कोडिंग शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, बस एक लाइन लिखिए। अवॉइड ऑब्सक्योर साइड इफेक्ट। होता क्या है, ये मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया, देखिए, एन ऑब्सक्योर साइड इफेक्ट इज द वन दैट इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द कैजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द कोड। आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद जब आप उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हो, कल हम उस कोड को रिव्यू भी करेंगे, कल मैं आपको ये बताऊंगा कैसे रिव्यू करते हैं, क्या उसमें तरीका रहता है। आपने कोड लिखा है और आप उसको देखने लगे कि ठीक लिखा कि नहीं लिखा, एक एक लाइन, एक लाइन, दो तीन लाइन, चौथी लाइन, लास्ट लाइन, इस तरह से। कैजुअल एग्जामिनेशन जब आपने कोडिंग की तो कुछ एक चीजें रहती हैं, लग जाता है पता कि अच्छा ये इसका साइड इफेक्ट है, ये इसका साइड इफेक्ट है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपका प्रोग्राम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें ऑब्सक्योर साइड इफेक्ट हो। ऑब्सक्योर साइड इफेक्ट क्या होगा कि कैजुअल एग्जामिनेशन से वो दिखे ही ना। समझे आप? मतलब एक एक बार आपने प्रोग्राम को पढ़ा ऊपर से नीचे, आपको पता लग गया कि ये इसमें प्रॉब्लम है। एक बार पढ़ने पे ऐसा नहीं होना चाहिए, कैजुअल एग्जामिनेशन के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ऐसी चीज उसमें निकले, प्रोग्राम में इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम निकले, दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्योर साइड इफेक्ट। तो वो नहीं होना चाहिए। एक बार देखने पे वो दिख जाए कि प्रॉब्लम है इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हमें अवॉइड करना है। तो 100% इट इज नॉट पॉसिबल कि ये चीज अवॉइड हो।
ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि साइड इफेक्ट, इस तरह के ऑब्सक्योर साइड इफेक्ट को हम अवॉइड करें, जैसे फंक्शन कॉल में रहता है, ठीक है, या ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते बार रहता है। ठीक। थर्ड इज डू नॉट यूज एन आइडेंटिफायर फॉर मल्टीपल पर्पसेस। जैसे मैंने कहा यूज ऑफ ए वेरिएबल फॉर मल्टीपल पर्पसेस कैन लीड टू कंफ्यूजन। क्यों हम एक नाम के दो दो वेरिएबल यूज ना करें? क्यों? क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो रहा है। आपने कहा यार ये सम नाम का वेरिएबल तेने यहाँ पे भी लिया, दूसरे फंक्शन में भी लिया हुआ है, अब कौन सा सम है, ये वाला है कि ये वाला? कंफ्यूजन रहता है ना। क्योंकि ह्यूमन के केस में तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही नाम के तीन तीन बच्चे हों एक ही क्लास में। इट्स पॉसिबल, क्योंकि कई सिरमौर से आ गए, कई मंडी से आ गए, कोई कहाँ से आ गए, हो सकते हैं इकट्ठे। लेकिन अगर हमारे पास चॉइस है तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चों के नाम अलग अलग रखेंगे। सो दैट्स व्हाई वी यूज रोल नंबर यूनिक। ओके, तो वही यहाँ पे है, यूज ऑफ वेरिएबल फॉर मल्टीपल पर्पसेस कैन लीड टू कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो सकता है, एंड मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब भी कंफ्यूजन होगा प्रोग्राम विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और इससे एक और प्रॉब्लम आती है कि फ्यूचर में अगर आपने कुछ इस प्रोग्राम को इंप्रूव करना है, उसकी इन्हांसमेंट करनी है, दैट इज स्टिल दैट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, वो भी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करना है आपने, क्या कि एक ही नाम के दो दो वेरिएबल नहीं रखने हैं, आइडेंटिफायर यूज नहीं करने हैं। फोर्थ, कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। ये आपको पता है, एज अ रूल ऑफ थंब एक रूल रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि आप अगर 3 लाइन लिख रहे हो किसी, जैसे पाइथन में आपने 3 लाइन का प्रोग्राम लिखा, तो एटलीस्ट एक वहां पे क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए, सॉरी। 3 लाइन के ऊपर एक कमेंट आपको लिखना है। अगर आपने 33 लाइन्स लिखी हैं, दैट मीन्स कितने कमेंट्स होंगे, डिवाइडेड बाय 3, 11 कमेंट्स वहां पे लाइन्स होनी चाहिए। कमेंट में हम क्या लिखते हैं कि ये लाइन क्या करने वाली है, डॉक्यूमेंटेशन सॉर्ट ऑफ। फिफ्थ इज लेंथ ऑफ ए फंक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 सोर्स लाइन। ये मैंने आपको बताया, 10 लाइन से बड़ा फंक्शन ना बताएं। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा होगा तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये माना गया है। कुछ कहते हैं कि नहीं मुझे 100 लाइन तक अगर फंक्शन हो तब भी डिफिकल्ट नहीं लगता, अब उसकी मर्जी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गाइडलाइंस। प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर ये चीज वेरी कर सकती है, लेकिन ये कहा गया है कि 10 लाइन से बड़ा ना लिखें। लास्ट इज डू नॉट यूज गो टू स्टेटमेंट। ये मैंने आपको बताया, अगर आप गो टू स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम कौन सा होगा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं होगा। वो कौन सा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह से आप इसे याद जो है रख सकते हो। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनेगा वो। और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जब आप बनाते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिबग, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो इसलिए गो टू स्टेटमेंट को यूज ना करें। This is all about the coding standard and coding guidelines, and starting हमने cover किया goal of coding phase. So ये code review ये हम कल करेंगे. So let me stop here. So let me stop the recording first.